आज का जो पार्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये चैप्टर जो हम अभी बैलेंस शीट में हमने देखा होगा वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता था, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते, तो वही उसका भी एक अलग से फॉर्मेट बनता है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है, इसमें ये जो रिक्वायरमेंट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं कि हमको पता चले, जैसा एनालिसिस होता है रेशियो एनालिसिस में सीखा, वैसे इसमें हमको पता रहे कि हमको रिक्वायरमेंट क्या है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक फ्लो होता है पैसे का, कि कितना करंट एसेट्स उसमें से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें। जो हमने रेशियो एनालिसिस में भी सीखा, करंट रेशियो जो होता है उससे हमको पता चलता है कि अगर 2 रुपया करंट एसेट है और 1 रुपया लायबिलिटी है तो 1 रुपया हमारे पास बचता है। या हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको एवरी ईयर हमारा जो फ्लो चलेगा उसमें कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी या कितने फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा फ्लो इम्बैलेंस ना हो या कहीं पे हमको कुछ कमी ना पड़े। तो जब जब फ्लो पैसों की ज़रूरत है वो टाइम पे हमको टर्नओवर होते होते मिल रहा है। जो इवन टर्नओवर रेशियो भी इसमें यहाँ पे रहेगा, वो टर्नओवर दिया होगा और उसके हिसाब से हमको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। तो भी वर्किंग कैपिटल जो है फॉर्मूला वही है हमारा, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस होता है। सिर्फ अभी इसमें थोड़ा डिटेल है, अभी सेम बैलेंस शीट की तरह नहीं बनेगा वर्किंग कैपिटल जो बनता था, करंट एसेट्स, डेटर्स, कैश, क्विक, नॉन क्विक, वैसा नहीं। इसमें क्विक नॉन क्विक का ज़रूरत नहीं रहता है क्योंकि हमको वो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, इसमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो क्विक नॉन क्विक का दिखाना ऐसा अलग अलग ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सब के सब करंट एसेट्स एक साथ दिखते हैं और सबके सब करंट लायबिलिटी भी एक साथ दिखती है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, सम में जो आएगा, जो सामने फॉर्मेट दिख रहा है, ये हमारा फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स और एक वर्किंग का कॉलम बनता है जिसमें पूरा कैलकुलेशन होता है, और 2 अमाउंट के कॉलम, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम, जो स्टार्ट होता है करंट एसेट्स से और फिर करंट लायबिलिटी का हेडिंग, और वो प्लस माइनस होके फाइनल आंसर निकलता है। तो अभी करंट एसेट्स जो हमने हमेशा देखे कैसे रहते हैं, या तो स्टॉक होता था, स्टॉक के साथ होता था डेटर्स, डेटर्स के साथ होता था कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस या बैंक, तो वही सब है यहाँ पे। सिर्फ अभी यहाँ जो स्टॉक हम देख रहे हैं 3 तरीके का हो गया है, क्योंकि अभी तक जो हम स्टॉक करते थे बेसिक सम होता था तो सिर्फ एक ही फिनिश गुड्स का स्टॉक मानते थे, बट यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द फर्म्स में वो ट्रेडिंग में भी डील करते हैं, फैक्ट्री भी रहता है उन लोग का, कंपनी भी होता है, तो स्टॉक भी उन लोग का हर तरीके का होता है। 3 तरीके के स्टॉक होते हैं हमेशा से, एक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिर होता है फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस का, और एक फिनिश गुड्स का। कभी भी स्टॉक डायरेक्ट फिनिश गुड्स नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटर का हम हमेशा बेसिक सीखते थे तो मेजोरिटी ऑफ द सम्स हम फिनिश गुड्स से करते थे, मतलब जो स्टॉक होता था हम मानते थे कि हम खरीद रहे हैं किसी से और हम बेच रहे हैं और हमारा बिजनेस चल रहा है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो फर्म, बड़े बड़े फर्म्स रहते हैं, जो फैक्ट्री भी रहती है जिनकी, तो उनके लिए सबसे पहला स्टॉक रॉ में आता है, फिर वो लोग उसको मशीन में पुट करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर वो फाइनल होके पैक होता है जो कस्टमर को बिकता है, जिसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। तो ये तीनों स्टॉक इसमें आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, जिसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये इसलिए यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गया और उसके अंदर ये तीनों हेड्स आ गए। फिर दूसरा डेटर्स होगा या बिल्स रिसीवेबल होगा, करंट एसेट्स है, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, और लास्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। और फिर ये सब टोटल हो जाते हैं जो भी नंबर्स हैं, तो अपना आंसर आता है टोटल करंट एसेट्स आउटर कॉलम में। हाँ, ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो, यूजुअली अपना एडजस्टमेंट्स भी यही ऑर्डर में रहता है, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर यही बन जाएगा। मतलब स्टॉक का एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में रहता है, सबका एक एक का ना एक एक एडजस्टमेंट दिया होगा, तो मोस्टली सम के ऑर्डर भी यही रहते हैं, तो खुद ही ये ऑर्डर कांस्टेंट हो जाता है, बाद में याद भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद टोटल करंट एसेट्स यहाँ पे गया, और फिर करंट लायबिलिटी में हमारा रहता है क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स है, स्टॉक तो होता नहीं है लायबिलिटी में, तो डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स को रॉ मटेरियल इधर क्या लिखा है, इसका मतलब हम उधार में जो परचेस कर रहे हैं। अभी ये जो है हमारा फैक्ट्री चल रहा है, तो फिनिश गुड्स कोई परचेस नहीं करता है। जब अगर मैं फैक्ट्री ओपन कर रहा हूँ तो मैं गुड्स खुद बनाऊंगा, तो मेरा परचेस क्या होगा, रॉ मटेरियल का होगा, बाकी किसी का नहीं। मतलब तो पेन बना रहा हूँ या कुछ भी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो उसका जो भी मटेरियल लगता है वो मैं परचेस करूँगा, तो वो अगर मैं उधार में खरीद रहा हूँ तो मेरा क्रेडिटर बनेगा, तो वो होता है क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। या उस पर बिल बनाया तो बिल पेबल फॉर रॉ मटेरियल। फिर प्रीपेड का दूसरा उल्टा, मैं किसी के साथ आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा कैश के अलावा इधर उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट। ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं रहता है, ये भी 2-3 ही रहेगा, और ये टोटल हो जाएगा। फिर ए में से बी माइनस होगा, तो फाइनल आंसर जो आता है उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, या नेट करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं, या एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एस्टिमेशन करते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल। ये एक्चुअली ये जो फॉर्मेट है ये बनाया जाता है रिक्वायरमेंट के लिए, कि हम आगे जान सकें कि रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारे जो फ्लो चल रहा है पूरा नेट पैसों की कितनी ज़रूरत है। तो अभी सम कभी कभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा,
तो यहीं डबल अंडरलाइन आ जाएगी। कहीं 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 एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको बोलते हैं, मतलब हम अभी एक खुद का एक एस्टिमेशन कर रहे हैं, एक टर्नओवर होता है, ये पूरा जो है ना एनालिसिस पे चलता है। जैसे हम स्टॉक टर्नओवर, डेटा टर्नओवर करते हैं, एक एनालिसिस होता है, मतलब एक प्रेडिक्शन की तरह होता है कि अभी 2 हफ्ता है तो अगला भी 2 हफ्ता होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वही चलने वाले हैं। ज़रूरी मेरा एस्टिमेशन होगा 90% राइट हो सकता है, बट 10% कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकता है, मार्केट में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी सब में दिया होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब एक कंटिजेंसी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल मेरे को आ रहा है 10 लाख, या समझो जैसे हम कुछ किसी इवेंट कर रहे हैं, इवेंट का अगर हम खर्चा निकाल रहे हैं कि पता चल रहा है कि इसका 10,000 खर्चा हो रहा है, तो यहाँ 10 या 12 हो रहा है या 13,000 हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं राउंड फिगर चलो 15 पकड़ लो। तो 1 लाख वो हमारा एस्टिमेशन होता है कि नहीं नहीं करके 19-20 फर्क करके एक एक्स्ट्रा कंटिजेंसी पकड़ लो, शायद लग जाए, तो वो रिस्क की तरह, मतलब बाद में एक्स्ट्रा ना बेयर करना पड़े। तो ये वैसा ही एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि वो वर्किंग कैपिटल पे समझो 10 लाख है, बट वो एस्टिमेशन में हमने सोचा कि 1 लाख और एक्स्ट्रा पकड़ लेते कि आगे का फ्लक्चुएशंस को देख के 10% एक्स्ट्रा पकड़ लेते, तो वो ऐड हो जाता है, जिसको कंटिजेंसी या मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो फिर ये ऐड हो गया, तो फिर अगला आंसर आता है एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ये हमने अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से एस्टिमेट किया, तो यहाँ आंसर खत्म होता है। डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन हो, नहीं गिवन होगा रेट ऑफ परसेंटेज या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो अपना आंसर यहीं खत्म हो जाएगा, जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बोलते हैं, या नेट करंट एसेट भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटी हटा दिया तो नेट करंट एसेट होता है, या एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। अभी इसका जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, कैसे बनता है। सॉल्यूशन में 3 पार्ट में बनेगा। ये हमारा मेन सॉल्यूशन है जो फॉर्मेट सामने दिख रहा है, और ये जो राइट साइड में ये वर्किंग है छोटा। पहला हमेशा कभी भी वर्किंग करना है। स्टेप 1, 3 स्टेप्स में याद रखो कभी भी सम को। स्टेप 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, स्टेप 2 होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट, और स्टेप 3 होता है अपना डायरेक्ट हम सम बनाएंगे। वही ये, क्योंकि ये दोनों स्टेप यहाँ पे काम आता है। तो सबसे पहला होता है स्टेप 1 मंथली यूनिट। ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल में पूरे टर्नओवर पे बेस्ड है, ये हर चीज़ टर्नओवर पे बेस्ड है। स्टॉक टर्नओवर पे बेस्ड है, डेटर टर्नओवर पे बेस्ड है, कैश यूजुअली गिवन रहता है, एक्सपेंसेस भी टर्नओवर पे बेस्ड है कि एवरी हम कितने मंथ का एक्स्ट्रा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। तो हर चीज़ मंथ या डेज या वीक उस पर बेस्ड रहती है। इवन इधर भी क्रेडिटर भी टर्नओवर पे होता है, इसमें भी लैग होता है 1 मंथ 2 मंथ का, ये यूजुअली गिवन होता है कैश का। तो इसलिए सबसे पहला हमको कैलकुलेट करना है मंथली, वीकली या डेली, तीनों में से कोई एक। ये तीनों में से कोई एक, मतलब सम जो है, सम में टर्नओवर दिया होगा, वो टर्नओवर या तो मंथ पे दिया होता है, या तो वीक में दिया होता है, या तो डे में दिया होता है। तो तीनों में से किस में भी दिया होगा सब, और सबका ऐसा कॉमन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल का वीक में दिया होगा, फिर डेटर का मंथ में दिया होगा, एक्सपेंसेस का डे में दिया होगा। सबका यूजुअली कांस्टेंट होता है, सबका मंथ ही होगा। तो मतलब पूरा सम अगर मंथ पे बेस्ड है तो हमारा कैलकुलेशन भी मंथली यूनिट होगा। पूरा सम अगर वीक पे बेस्ड है तो कैलकुलेशन भी वीकली होगा, और अगर पूरा सम डे पे बेस्ड है तो कैलकुलेशन भी डेली यूनिट होगा। एक ये लोग यूनिट तुम लोग को बता देंगे कि पूरे साल में 50,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमको वो टर्नओवर के हिसाब से डिवाइड करना है। अगर हम मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलना चाहिए कि एक महीने में कितना हो रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन पूरा उसी पे ही है। या अगर हम वीक के हिसाब से करें तो डिवाइड बाय 52, डे करें तो डिवाइड बाय 365, मतलब एक पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर वीक या एक पर्टिकुलर डे कि कितना यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। वो क्योंकि गिवन नहीं होता है, पर एनम दिया होता है हमेशा, तो इसलिए पहला कैलकुलेशन ये आता है। दूसरा कैलकुलेशन आता है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, रॉ मटेरियल, ये डेटर, ये सब एक कॉस्ट पे बेस होता है। हर एक का कुछ तो कॉस्ट होता है, और रॉ मटेरियल खरीदोगे तो कुछ तो रुपया देना पड़ेगा, फिनिश गुड्स का रहेगा कुछ तो टोटल कॉस्ट होगा, डेटर्स रहेगा तो तुम्हारा जो सेल्स होता है तो वो भी एक अमाउंट है, कॉस्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस का कुछ तो खर्चा होगा। इवन सेम फॉर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी, मतलब जो तुम खर्चा करते हो वो भी एक कॉस्ट पे होगा। तो हर चीज़ कॉस्ट पे बेस्ड है, और ये भी कॉस्ट यूजुअली सब में गिवन होती है या कहीं कहीं कैलकुलेट करनी होती है। तो ये इसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट, और ये हमेशा पर यूनिट के कॉस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हमारा इधर जो फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला में कैलकुलेशन वैसे ही होता है पर यूनिट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्या निकाला है, यूनिट्स निकाला है। जो इसका टर्म है रुपीज़ में नहीं है, यूनिट्स में है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज़, तो 100 आंसर आएगा। और इंटू जो भी रिस्पेक्टिव नंबर होगा उसके हिसाब से फिर एक टोटल हमको एग्रीगेट अमाउंट मिलता है। एक मतलब 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स का अमाउंट पता चलेगा हर एक पर्टिकुलर रुपए के गिनने के हिसाब से। तो इसलिए ये भी हमेशा पर यूनिट में होगी, हमेशा ध्यान देना, रुपीज़ वैल्यू पर यूनिट में होगा, एक यूनिट कितने में बन रहा है। तो ये जो कॉस्ट शीट है इसका फॉर्मेट कॉमन है। कॉस्ट शीट होता है एक्चुअली बहुत बड़ा है,
जो आगे सीखेंगे टीवाई में कॉस्टिंग होगा, बट अभी जो कॉस्ट शीट है ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसका छोटा सा कॉस्ट शीट है। तो ये इसका 3 यहाँ पे जो दिख रहे हैं, एक है रॉ मटेरियल, एक है लेबर। इसको रॉ मटेरियल जो रहता है स्टॉक के लिए रहता है, लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए रहता है, मतलब वेजेस दिया, ओवरहेड हुआ, तो ये सब हमको मिल के समझो 10, 2, 3, 15 रुपया खर्चा हुआ, तो उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। 15 रुपये में मैंने मार्जिन ऐड किया, मेरे को 5 रुपया प्रॉफिट कमाना है, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो मैं बेचूंगा 20 रुपये में, मेरा जो गुड बन रहा है 15 रुपये में, वो हमने बेचा 20 में, तो ये होती है कॉस्ट शीट। इस तरह से कॉमन फॉर्मेट हर सम में बनेगा, और यूजुअली गिवन रहता है। जहाँ जहाँ नहीं गिवन होगा तो उसका कुछ एक कैलकुलेशन होगा छोटा सा, ईजी रहता है, और मेन कैलकुलेशन अपना यहाँ पे आता है। तो ये जो 2 नंबर यहाँ पे निकलेंगे वो 2 नंबर यहाँ काम आते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमको वर्किंग ख़त्म करना रहता है। और ये जो भी यहाँ पे मैंने वर्किंग में लिखा है इसको बोलते हैं बेसिस। बेसिस मतलब रॉ मटेरियल, ये जो नंबर्स है वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स एक बेस पे जाते हैं, मतलब ये जो कॉस्ट है, मतलब इनके लिए कौन सा कॉस्ट कैलकुलेट किया लिया जाएगा, बेस लिया जाएगा। तो रॉ मटेरियल रहता है रॉ मटेरियल के बेस पे, मतलब अगर इधर 10 रुपीज़ है तो यहाँ पे वो 10 रुपीज़ यूज़ होगा। वो सब में और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है सब पे जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन सबका चल रहा है, मटेरियल का भी चल रहा है, लेबर भी काम कर रहा है, एक्सपेंसेस भी फ्लो हो रहा है। तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या है, तीनों आ जाता है। इवन रॉ मटेरियल का भी बेसिस होता है, लेबर का भी बेसिस होता है, ओवरहेड का भी बेसिस होता है। और इसमें अजम्पशन ली जाती है वर्क इन प्रोग्रेस में, जो रॉ मटेरियल है वो 100% के हिसाब से माना जाता है, बट लेबर और ओवरहेड 50-50% माना जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, बीच में चल रहा है। तो हमको अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम जब तक काम फिनिश में निकलेगा नहीं तब तक हम एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को अज्यूम करते हैं एवरेज, रॉ मटेरियल को नहीं। रॉ मटेरियल तो हमको पता है कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक जा रहा है, बट लेबर ओवरहेड अभी भी काम कर रहा है, उसमें मशीन भी अब तक चल रही है, तो इन दोनों को 50% लिया जाता है। सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस में हमेशा ध्यान देना, ये 100%, ये 50% और ये 50%। कभी कभी सब में बोला होगा कि सबको 100 लो, तो पूरा 100 लिया जाएगा। कुछ नहीं बोला होगा तो ये 50-50 रहता है, अजम्पशन है वो। 50% प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया है तो हम 50% मान के चलते हैं। फिनिश गुड्स जो होता है वो टोटल कॉस्ट पे बेस्ड रहता है, जो भी हमारा फाइनल कॉस्ट हो गया तो वो फिनिश गुड्स उस पर ही जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम बोलते हैं। तो ये टोटल कॉस्ट समझो 15 रुपये आया, तो फिनिश गुड्स 15 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होगा। डेटर्स किस पे बेस्ड रहता है, सेल्स पे, जो हमेशा हमने सीखा जब हम उधार में बेचेंगे तो ही डेटर बनेगा। तो डेटर्स का जो वैल्यू होता है वो बेस होता है, और हमेशा सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये हमेशा याद रखना। कैश सेल्स अगर सम में कहीं आ गया तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो अभी इसमें पूरे चैप्टर में 2 ही एक्सपेंस दिखेगा, इससे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो ये दोनों ही एक्सपेंसेस का कुछ अगर प्रीपेड रहा तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो भी दिया होगा उस पर बेस्ड होगा। जैसे प्रीपेड लेबर एक्सपेंसेस है तो लेबर यूज़ होगा, ओवरहेड एक्सपेंस तो ओवरहेड यूज़ होगा। कैश यूजुअली गिवन रहता है, यहाँ उसका वर्किंग होता है, बट वो इससे कुछ लेन देन नहीं रहेगा। वर्किंग रहा तो वर्क सम में देखेंगे किस तरीके का वर्किंग आएगा। करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स हम उधार में खरीदते हैं और हम उधार में मटेरियल ही खरीदेंगे, तो इसलिए वो भी मटेरियल में ही बेच देता है, जैसे स्टॉक इधर है वैसे ये भी मटेरियल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेम प्रीपेड की तरह, कुछ खर्चे होंगे तो आउटस्टैंडिंग लेबर होगा तो लेबर पे, ओवरहेड होगा तो ओवरहेड पे, या दोनों रहा तो दोनों पे। बैंक ओवरड्राफ्ट भी यूजुअली गिवन होगा जैसे कैश का है वैसा, और ये इस तरह से टोटल होता है। तो ये जो है, ये जो बेसिस है, सब में और क्लियर हो जाएगा। अभी अगर नहीं भी समझा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वर्किंग में समझ जाएगा कि ये किस तरह से काम में हम ला सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ तुम लोग को याद रखनी है, रॉ मटेरियल पे ये 100-50-50, ये टोटल कॉस्ट, और ये क्रेडिट सेल्स, और ये क्रेडिटर रॉ मटेरियल पे। वो सम जैसे जैसे करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ याद होता ही जाएगा कि वो किस पे बेस जा रहा है, रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसका जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा जिसमें ये सब एडजस्टमेंट दिए होंगे हमारे जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी कैलकुलेशन के। ये भी कॉस्ट शीट जो मैंने बताई यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमको वो शो करना है हमारा स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो हमको पता चलेगा तो हम फिर फाइनेंस कर सकेंगे कि हमारा जो पैसों की रिक्वायरमेंट है उतना हम जमा कर सकें। और हमारी जो एक्टिविटी है वो है 18,000 यूनिट्स एक साल की, जो ये भी हमेशा गिवन रहेगी पर एनम, क्योंकि वो कैलकुलेशन ऑफ मंथ में या डे में काम आएगी। तो 18,000 को हमको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय जो भी मंथ या डे होगा। अभी जैसे यहाँ पे देखोगे तो सब मंथ मंथ कैलकुलेशन दिख रहा है पूरे सम में, तो हमको 18,000 को क्या करना है, डिवाइड बाय 12 करना है, क्योंकि पूरा सम मंथ्स पे बेस है, तो पर्टिकुलर मंथ का कैलकुलेट होगा। और ये कॉस्ट उन्होंने पर यूनिट ही दिया है, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वर्किंग टू में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी पहला बुक्स में लिख लो वर्किंग नोट।
वर्किंग नोट, उसमें लिखो पहला कैलकुलेशन ऑफ मंथली यूनिट्स। मंथली क्यों? क्योंकि सम मंथ पे बेस्ड है। पहला कैलकुलेशन ऑफ मंथली यूनिट्स। तो हमारा मंथली यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जो क्वेश्चन में 18,000 दिया है वो डिवाइड कर देंगे 12 से। तो जैसे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे लिख लो 18,000 डिवाइड बाय 12। इसका अगर फॉर्मूला कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हो टोटल यूनिट्स पर एनम डिवाइड बाय 12। टोटल यूनिट्स पर एनम डिवाइड बाय 12, तो ये आता है 1500 यूनिट्स पर मंथ। मतलब हम हर महीना 1500 यूनिट्स के हिसाब से हमारा जो कॉस्ट भी चलेगा पूरा 1500 यूनिट्स प्रोडक्शन के हिसाब से होगा। और अगला लिख लो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट, वो गिवन ही है, कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे सामने ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये वही क्वेश्चन का ही पूरा कॉपी पेस्ट है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट पर यूनिट। सेम ही जो कॉस्ट शीट दिया हुआ था। और ये जो अभी एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं ये हमारे पूरे सीक्वेंस में जैसे दिए होंगे। तो जैसे अभी रॉ मटेरियल है तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट है। फिर मटेरियल आर इन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट है। फिर फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट है। फिर क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 2 मंथ। क्रेडिटर मतलब हमारा लाइबिलिटी के लिए। क्रेडिट अलाउ ये 2 डेटर होगा। क्रेडिट अलाउड 2 डेटर्स मतलब हम उनको अलाउ करते हैं, मतलब हम डेटर्स को बोलते हैं कि आज अगर डेटर बन रहे हो तो 3 मंथ्स में पैसा रिटर्न करके जाओ। इवन क्रेडिटर हमको 2 मंथ्स तक मतलब टाइम लिमिट देते हैं कि 2 महीने में पैसे रिटर्न करने हैं या लेन देन दोनों, क्रेडिटर और डेटर। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब रुकावट आना, मतलब आउटस्टैंडिंग होना। मतलब हम वेजेस क्या करते हैं, हाफ मंथ, इसका मतलब क्या होता है, आज मैं मेरे लेबर को काम पे रख रहा हूँ और 15 दिन बाद पगार दे रहा हूँ, तो उसको 15 दिन तक क्या है, आउटस्टैंडिंग पे रखा है। 2 मंथ से समझो, तो आज उसको मैं काम पे रख रहा हूँ और 2 महीने बाद पगार दे रहा हूँ। मतलब यूजुअली देखा होगा जैसे 1 से 30 तारीख तक एम्प्लॉय काम करता है और उसको अगले महीने की 1 तारीख पे पगार मिलती है, और हर दिन नहीं मिलती है। तो ये क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बनता है। एवरी मंथ आउटस्टैंडिंग क्रिएट होता है, और मतलब पे भी होता है पर आउटस्टैंडिंग। टर्नओवर कैसा है, एवरी मंथ बार बार पे होता है पिछले पिछले मंथ का, तो लैग आता ही है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता ही है हमेशा। यहाँ तो दोनों होगा, जो जो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। अभी इधर एक ही है, वेजेस मतलब अपना लेबर, ओवरहेड नहीं है, और कैश गिवन दिया है। तो अभी पहले फॉर्मेट बना लो। अपना जो मेन सोल्यूशन स्टार्ट होगा, ये वर्किंग हो गया। वर्किंग के नीचे फॉर्मेट बना सकते हो। ये जो सामने फॉर्मेट दिख रहा है इतना बनेगा। पर्टिकुलर, बेसिस, बेसिस नहीं सॉरी, वर्किंग नोट और 2 अमाउंट के कॉलम। वर्किंग नोट जो है उसमें 3 नंबर्स अपने मल्टीप्लाई होते हैं, तो उस हिसाब से वर्किंग नोट का विड्थ रखना, तो अच्छे से अमाउंट कॉलम का भी विड्थ हो, प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। ये वर्किंग नोट अलग से भी कर सकते हैं, बट अलग से अगर किया ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। मतलब हर एक का अगर एक वर्किंग बनाओगे, मतलब फॉर्मेट में अगर तुम लोग को नहीं दिखाना है, बट ये इसमें क्या है, टाइम बचता है। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन उस हिसाब से ध्यान से करो, मतलब प्रेजेंटेशन भी अच्छा करो और टाइम भी बचाएंगे, तो एक ही टाइम पे दोनों काम होगा। फिर फॉर्मेट बनाने पे वर्किंग नोट का जो विड्थ है उस हिसाब से बनाओ कि अमाउंट कॉलम के लिए जगह मिलना चाहिए। फॉर्मेट हो गया तो बताओ।
मृदुला हो गया फॉर्मेट। ओके, सो अभी पहला हेडिंग दे दो ए करंट एसेट्स। ए करंट एसेट्स, उसको अंडरलाइन। फिर करंट एसेट्स में अपना जो स्टॉक है, 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, तो इसलिए एक मेन हेडिंग दे दिया स्टॉक को, स्टॉक इन ट्रेड, उसको भी अंडरलाइन। ये जो 3 स्टॉक है वो सीक्वेंस में ही हमेशा रहेंगे, तो वैसे ही पुट कर देना चाहिए। तो रॉ मटेरियल और फिर वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश्ड आता है। स्टॉक अंडरलाइन करके पहला लिखो रॉ मटेरियल। इसको जो स्टॉक हम लिख रहे हैं, कोई कोई उसको ABC 1 2 3 नाम देता है, नंबरिंग देता है, दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। स्टॉक में पहला लिखो रॉ मटेरियल। अभी इसका जो कैलकुलेशन है कैसे होता है हमेशा याद रखो, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 इंटू स्टेप 3। स्टेप 3 होगा अपना क्वेश्चन देखने का, और जो पहले 2 कैलकुलेशन है वो होंगे हमने जो आंसर में वर्किंग बनाया है। तो वो फॉर्मूला उस तरह से 3 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब अभी स्टेप 1 है हमारा, जो हमने कैलकुलेट किया था यूनिट्स 1500 महीना, तो वर्किंग में लिखो 1500 इंटू, अभी रॉ मटेरियल का हम कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल 18 रुपया है एक यूनिट का, तो वो हो जाएगा इंटू 18। ये दोनों यूनिट है, तो उस हिसाब से इसलिए मल्टीप्लाई होता है पर मंथ, और ये यूनिट्स है, तो 18 रुपया एक महीने में एक यूनिट का, तो मल्टीप्लाई हो गया वो। तो 1500 इंटू 18। अभी यूनिट तो पर मंथ का है, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉ मटेरियल 2 महीने तक के रहता है, मतलब आज आता है और यूज़ होता है, फिर 2 महीने बाद वापस नया आता है, तो एवरी टाइम अपना फ्लो 2 मंथ्स तक चलेगा, तो वो होगा इंटू 2। तो ये इधर इस तरह से नंबर आ जाता है 1500 इंटू 18 रॉ मटेरियल का, जो कॉस्ट शीट से आया, इंटू 2 क्वेश्चन में गिवन था, और ये मल्टीप्लाई होकर नंबर मिलता है 54,000, जो फर्स्ट अमाउंट कॉलम में जाएगा। तो ये हर सम का इसी तरह से होगा, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 इंटू थर्ड स्टेप होगा क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मंथ दिए होंगे। स्टेप 1 हमारा पर मंथ, स्टेप 2 हमारा पर यूनिट का रेट, और स्टेप 3 हमारा क्वेश्चन का टर्नओवर। ये हो जाता है रॉ मटेरियल 1500 इंटू 18, मतलब हमारा 2 महीने में हमको 54,000 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एनालिसिस इस तरह से होता है, जो 2 मंथ हमारा फ्लो चलेगा उसमें 54,000 खर्चा होगा। फिर अगला लिखो वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि उसमें 3 अलग अलग पार्ट में वो बटा हुआ है वही स्टॉक का ही मेन सब हेड, बट उसको भी अंडरलाइन करना है, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें तीनों आता है, हमेशा तीनों आएगा उसमें, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। सबसे पहला रॉ मटेरियल, सेम क्या करेंगे, पहला 1500 इंटू उसका रेट है 18 रॉ मटेरियल का, और क्वेश्चन में इधर जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस हाफ मंथ एवरेज चलता है, मतलब आज अगर हम प्रोडक्शन चालू करते हैं तो 15 दिन में हमारा प्रोडक्शन खत्म हो जाता है और वापस नया चालू होता है। तो ये हाफ मंथ हम अभी 15 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मंथ के हिसाब से है, तो डेज होता था तो 15 लेते थे, बट ये मंथ है तो इसको अभी 0.5 लेंगे, 1 का आधा, तो इसलिए यहाँ लिखा है 0.5। तो 1500 इंटू 18 मटेरियल का इंटू 0.5 प्रोडक्शन प्रोसेस का जो उन्होंने टर्नओवर बताया। तो ये आता है 13,500। प्रोडक्शन प्रोसेस हाफ मंथ, मतलब तीनों का भी जो कैलकुलेशन होगा वो हाफ मंथ पे ही होगा, 13,500। फिर उसी में अगला आ जाता है लेबर। लेबर वापस सेम 1500
इनटू हमारा जो वर्किंग है उसमें लेबर देखोगे तो 4.5 है, तो 1500 इंटू 4.5 इंटू वापस 0.5 जो उसका टर्नओवर एज इट इज़ गिवन था। उसके बाद अभी इसमें चौथा आ जाता है, जैसे बताया था लेबर ओवरहेड हमेशा हम अज्यूम करते हैं 50% पे चल रहा है एवरेज, तो इसलिए इंटू 50% यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जो भी नंबर आया उसका वो आधा हो जाता है। 1500 इंटू 4.5 इंटू 0.5 ये पहला, और फिर उसका भी 50% पॉइंट में आता है, तो यहाँ राउंड कर दिया है 1687। 1687.5 आता है, 1688 भी ले सकते हो। फिफ्टीन हंड्रेड स्टेप 1, 4.5 जो लेबर का कॉस्ट शीट में दिया हुआ था, 0.5 जो टर्नओवर दिया हुआ था, और 50% होता है प्रोडक्शन का अजम्पशन। उसी तरह होता है ओवरहेड, वही सेम 1500 ओवरहेड का रेट दिख रहा है 13.5 और इंटू 0.5 जो टर्नओवर दिया है, और उसका वापस से 50%, 50 और परसेंटेज का बटन प्रेस करने का, तो ये भी पॉइंट में आता है 5062.5, तो 5062.63 भी ले सकते हो। ये जो 3 नंबर है ये पूरे बिलोंग करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को, प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टॉक को। कहीं कहीं देखोगे इसके लिए कोई कोई और एक कॉलम 3 कॉलम का बनाता है, तो इसको इनर में पुट करके टोटल आउटर में, बट नहीं भी बनाया तो चलेगा, क्योंकि वर्किंग को हमको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है, तो 3 अमाउंट कॉलम का ज़रूरत नहीं है, तो इधर फर्स्ट कॉलम में पुट कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस का अगर स्टॉक अगर हमको जानना है तो टोटल हो जाएगा 13500 प्लस 1687 प्लस 5062, तो 2249 ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस का स्टॉक होता है, बट ये अलग अलग भी दिखा तो भी चलेगा। फिर अगला आता है हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक, थर्ड वाला, तो अगला इधर लिखा है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बेस्ड होता है टोटल कॉस्ट पे, तो पहला स्टेप 1500 सबके लिए कॉमन होगा, इनटू टोटल कॉस्ट हमारा कॉस्ट शीट में दिख रहा है 36, तो इंटू 36, और क्वेश्चन में उन्होंने फिनिश गुड्स के बारे में थर्ड वर्किंग बताया है 2 मंथ्स तक रहता है हमारा फिनिश गुड्स, तो वो जाएगा इंटू 2, तो 1500 इंटू 36 इंटू 2, तो आ जाता है 1,08,000 अमाउंट कॉलम में। ये 3 स्टॉक इधर खत्म हुए, एक था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर था स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर अगला आता है डेटर्स। डेटर्स बेस्ड होता है सेल्स पे, तो पहला हमेशा 1500, और हमारा जो सेल्स है वो है 45, और क्वेश्चन में अभी डेटर्स का जो वर्किंग दिया है ये 5 और क्रेडिट अलाउड टू डेटर 3 मंथ्स दिया है, तो इंटू 3, 1500 इंटू 45 इंटू 3, तो आता है 2,02,500। ये जो सीक्वेंस है हमने लिखा, ये क्वेश्चन से ही मिलता गया, पहला 3 हमने स्टॉक खत्म किया, चौथा वर्किंग क्रेडिटर का है वो बाद में आएगा, फिफ्थ वर्किंग डेटर का है अभी पुट किया, सिक्स्थ वर्किंग लैग आउटस्टैंडिंग का होता है बाद में आएगा, सेवेंथ वर्किंग कैश ऑन हैंड वो अभी आएगा करंट एसेट्स में, जो 10,500 दिया है गिवन, तो अगला लिखो कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन और अमाउंट में 10,500। ये पूरा हो जाता है करंट एसेट्स। और इन सबको टोटल कर दो तो आता है अगला लाइन टोटल करंट एसेट्स
जो अगले अमाउंट कॉलम में पुट होगा, आउटर कॉलम में। और कैलकुलेटर में टोटल कर लो, डायरेक्ट मत लिखो नंबर। $3,95,249। फिर अगला हमको लेस करना है करंट लायबिलिटी, तो अगला लिखो लेस पी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में हमको दो ही दिख रहा था, एक क्रेडिटर के बारे में लिखा है और एक आउटस्टैंडिंग वेजेस के बारे में लिखा है, लैग हो रहा है जो। तो क्रेडिटर वही रॉ मटेरियल के लिए जो होता है। कभी कभी क्रेडिटर की जगह बिल्स पेबल होगा, तो वो भी सेम उसी की तरह ट्रीट होगा जैसे रॉ मटेरियल के लिए ट्रीट करते हैं। बहुत कम दिखेगा बिल, यूजुअली इसमें डेटर क्रेडिटर ही रहता है क्वेश्चंस में। और अगर दिख गया तो वैसा ही ट्रीट करना है जैसे डेटर और क्रेडिटर को ट्रीट करते हैं। डेटर सेल्स पे तो वैसे बिल्स रिसीवेबल भी सेल्स पे, क्रेडिटर रॉ मटेरियल पे तो बिल्स पेबल भी रॉ मटेरियल पे। तो अपना पहला स्टेप 1500 इंटू हमारा रॉ मटेरियल 18, और क्वेश्चन में जो अलाउड बाय क्रेडिटर्स दिया है चौथा वर्किंग 2 मंथ्स, तो इंटू 2, तो 1500 इंटू 18 इंटू 2 तो आता है 54,000। और वैसे ही अगला आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये इधर जैसे इन्होंने दिया था क्वेश्चन में, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस जो हाफ मंथ है, तो अगला आउटस्टैंडिंग, लैग मतलब रुकावट आना, तो आउटस्टैंडिंग होता है वो। आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500 इंटू हमारा वेजेस जो लेबर है 4.5 इंटू हाफ अ मंथ मतलब 0.5, या 1/2 भी कर सकते हो। तो 1500 इंटू 4.5 इंटू हाफ तो आता है 33,750। एक मिनट, 33 नहीं आएगा, एक मिनट, 3375 आता है। और फिर टोटल करंट लायबिलिटीज कर लो, 54,000 प्लस 3375 प्लस हो जाएगा, तो आता है वो 57,375, जिसको हेडिंग देंगे टोटल करंट लायबिलिटीज बी। और टोटल कर लो, माइनस करेंगे फिर तो आता है नेट वर्किंग कैपिटल, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड जिसको बोल सकते हैं। इधर दोनों नाम दोनों पुट किया है, एक ही पुट करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ लिखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, या उसको लिख भी सकते हो नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। सबका कंप्लीट हो गया सब?
एक मिनट। अगला अभी क्वेश्चन 2, सेम तरीके का समय। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इधर अभी 20,000 पर ईयर दिया है और वापस कॉस्ट शीट पूरा इन लोग ने बना के दिया है और यहाँ पे भी सब मंथ्स के हिसाब से है, तो हमको डिवाइड बाय 12 करना है। रॉ मटेरियल 2 मंथ, प्रोसेस हाफ मंथ, फिनिश गुड्स जाएगा टोटल कॉस्ट पे, क्रेडिटर डेटर दिया है और लैग वेजेस और कैश ऑन पूरा सेम समय। पहला वर्किंग करो कैलकुलेशन ऑफ मंथली यूनिट्स, खुद से ट्राई करो, ये सम इजी है बहुत। तो उसको राउंड कर दो, कितना आ रहा है 1666.6, तो 67 कर दो, ये जैसे यहाँ दिख रहा है 1667 यूनिट्स पर मंथ। और कॉस्ट शीट एज इट इज चाहिए तो कॉपी कर देंगे पूरा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है। हाँ 1667 पर मंथ, उसको लिखने का 1667 यूनिट्स पर मंथ। कॉस्ट शीट हो गया तो फिर फॉर्मेट बनाओ और फिर ट्राई करते जाओ खुद से कैलकुलेशन। ये नीचे जो वर्किंग दिख रहा है सबका दिया है, मटेरियल सेम पहले की सम की तरह ही है पूरा। ये बेसिक सम्स है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस कॉमन वाले हैं जो हर सम में आएंगे। 80% ऑफ द सम्स और भी वर्किंग होता है, डेटर्स का थोड़ा बहुत वर्किंग होता है, कैश बैलेंस का थोड़ा वर्किंग होता है, तो आगे के सम्स में देखेंगे। और इसमें कहीं कहीं जो वर्किंग है 7 एडजस्टमेंट्स दिख रहे हैं, 8 में ऐसा कहीं लिखा होगा कि सब एक्सपेंसेस इवनली हुआ थ्रू आउट द ईयर, हर चीज़ एक्रू इवनली हुआ, तो अपने को कुछ काम का नहीं। वो सिर्फ वो लोग बताते हैं कि हर पार्ट में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आया, सब इवनली, लाइक हम डिवाइड बाय 12 जो कर रहे हैं, जो टर्नओवर है 2 वीक्स, उसके हिसाब से हम वैसा ही एवरेज लेंगे, तो इवनली उसके लिए दिया होता है, बाकी सब में कहीं काम का नहीं आएगा। तो ऐसा अगर कुछ दिया हो तो उसमें कन्फ्यूज मत होना, क्वेश्चन में यूजुअली दिया हो सकता है। इवनली लाइक अपना कॉमन जो एवरेज बेसिस चल रहा है उसके हिसाब से सब चल रहा था, तो कुछ चेंजेस नहीं आया है। सेम स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 क्वेश्चन जो वर्किंग में है, और स्टेप 3 यहाँ जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है टर्नओवर। और अगर कुछ भी पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड कर दो नंबर को। नंबर बताते जाओ कितना आता है। करेक्ट।
बोलो कोई तो। क्या बोल रही थी शीतल? हाँ हाँ करेक्ट। 10,002। शीतल क्या हुआ? लेबर मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ 20, उसका और 50%। नहीं नहीं, और 50% लिया उसका, इंटू 50 भी होगा वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ हाँ करेक्ट। लेबर 1,250। करेक्ट 3,750। हाँ करेक्ट। एक मिनट। नहीं, नंबर्स क्या क्या लिखे? पहला। 10,002। 3,751 या 50। हाँ डेटस का। नहीं नहीं, इंटू 3, इंटू 30 इंटू 3 तो आता है 1,50,030। और कैश गिवन है 10,000। हम्म, हम्म। 57, 56। यस यस, 295,056। ओके। 56 57 अराउंड आएगा, जिसने राउंड आगे पीछे किया 1-2 रुपए का फर्क होगा।
29 295056, हाँ करेक्ट। नहीं, क्या क्या लिया रॉ मटेरियल? कितना है? ऑप्शन कितना है दोनों? हाँ, ज़ीरो। हाँ, और ऑप्शन में 2500 आता है। हम्म, हम्म, 4 लाख कैसे? रॉ मटेरियल कितना है? हाँ, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 100, तो वो थाउजेंड्स होता है। 42,508। एक मिनट। 2,32 नहीं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी 295 60,000 नहीं 40,000। हाँ, ये क्रेडिट अलाउड क्रेडिटर 2 है और डेटर 3 है। नहीं, करंट लायबिलिटी कितना है? नहीं 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 नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। रॉ मटेरियल चेक कर कितना है। स्टॉक क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल कितना? नहीं नहीं, वर्किंग चेक कर क्या क्या लिया है। 1667 इंटू 12 इंटू 2। क्रेडिटर्स 2 मंथ्स है ना? हाँ हाँ, 549, यस करेक्ट। ओके, हो गया तो साइन अप कर सकते हो। कल बीकॉम एफ ए स्टार्ट करेंगे, बताता हूँ मैं। एवॉल्यूशन नया चैप्टर स्टार्ट करना, और एम ए का भी बताता हूँ। कल अगर नहीं रखा तो फिर परसों कंटिन्यू करेंगे वर्किंग कैपिटल। हो गया है तो लीव कर सकते हो। आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लो। 250 to 549 वर्किंग कैपिटल।